कैसे मेरे प्रिय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति यानी भारत के जो मुसलमान थे तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन किया। नंबर 1 में तुर्की के सभी अधिकार छीन लिए गए। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुए क्योंकि तुर्की के सभी अधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। नंबर 2 में खलीफा से सत्ता छीन लिया गया। नंबर 2 में खलीफा से क्या छीन लिया गया? तो सत्ता छीन लिया गया। नंबर 3 में अंग्रेज भारतीय मुसलमान से किए गए वादों से मुकर गए। अंग्रेज जो थे भारतीय मुसलमानों से जो वादे किए थे वह क्या कर गए? उससे मानने से क्या हो गए? मुकर गए, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन हुआ। एक बार और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नंबर 1 में लिखेंगे, भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन किया। यानी भारतीय मुसलमान जो था वह अंग्रेज को अपनी नीति बदलने के लिए क्या किया? मांग किया। नंबर 1 में लिखेंगे, तुर्की के सभी अधिकार छीन लिए गए। तुर्की के जो मुसलमान थे उसका सभी अधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। नंबर 2 में खलीफा से सत्ता छीन लिया गया। खलीफा से क्या छीन लिया गया? तो सत्ता। नंबर 3 में अंग्रेज ने भारतीय मुसलमानों के लिए वादे से मुकर गए। अंग्रेज जो भारत के मुसलमानों से वादे किए थे उससे क्या हो गए? मुकर गए, अर्थात पलट गए। प्रश्न संख्या 2 हमारा दोस्तों, दल बदल कानून क्या है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में जाने की क्रिया को या प्रक्रिया को दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल कानून विधायक या सांसदों को एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की, अर्थात एक बार समझेंगे दोस्तों, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों को एक दल से दूसरे दल में पलायन मतलब जाने को रोकने की संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है। इसे दल बदल कानून कहते हैं। यह नियम दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो विधायकों और सांसदों पर होता है। एक दल से दूसरे दल में जाना ही दल बदल कानून कहलाता है। यह नियम किस पे लागू होता है? तो विधायक और सांसदों पर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, गुप्त मतदान क्या है? भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव की प्रक्रिया होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है अर्थात 5 वर्षों पर क्या होता है? चुनाव होती है। जनता गुप्त पत्र का प्रयोग करके उसके जरिए अपना प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। गुप्त मतदान कहलाता है। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, मनचाहे प्रतिनिधि, उसे गुप्त मतदान के द्वारा क्या करते हैं? चुनते हैं। भारत एक समलोकतांत्रिक शासन प्रणाली अर्थात भारत में कैसा सरकार है? तो लोकतांत्रिक सरकार है। प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है। इस प्रक्रिया में जनता गुप्त पत्र का प्रयोग करके उसके जरिए अपना प्रतिनिधि को क्या करते हैं? हम गुप्त मतदान करते हैं और उसे विधायक या मंत्री बनाते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 4 हमारा, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? तो प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में बहुत निम्नलिखित अंतर है दोस्तों। नंबर 1 में राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसी देश में साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक रूप से योग मतलब अर्थात लेने में कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। योग मतलब प्राप्त करने में।
किसी देश में 7 साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मतलब रुपया योग के राष्ट्रीय आय कहते हैं। नंबर 2 में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र की कुल संपत्ति बटे कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नंबर 2 में राष्ट्रीय आय बराबर NNP अप्रत्यक्ष बटे FCD, सब्सिडी भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा है उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अर्थ है एक सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस कोटा को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। दोस्तों शानदार तरीके से समझने का कोशिश और प्रयास करते हैं। दोस्तों उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण यानी जो टैक्स है जैसे प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 ईस्वी में उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ था तो दोस्तों 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई थी तो 1991 में। कब अपनाई गई थी तो 1991 में। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या हम 6 पढ़ते हैं। नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। तो नगदी फसल और रोपण फसल में निम्न अंतर है। जिस फसल को नगद पैसा कमाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे कहा जाता है जिस फसल का उपयोग नगद पैसा कमाने के लिए किया जाता है नगदी फसल कहलाता है। जिस फसल का उपयोग रोप कर अधिक दिनों के बाद पैसा कमाया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। नगदी फसल का उदाहरण हो जाएगा जैसे तंबाकू चाय इत्यादि। और रोपण फसल ईख गेहूँ जूट ये सब हो जाएगा रोपण फसल। जिस फसल को रोप कर नगद पैसा कमाया जाता है नगदी फसल कहलाता है। जिस फसल को रोप कर अधिक दिनों के बाद पैसा कमाया जाता है रोपण फसल कहलाता है। जैसे नगदी फसल का उदाहरण है तंबाकू चाय इत्यादि ईख रबर इत्यादि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।